हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा था विजन IAS का टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये हिंदी माध्यम का पूरा टेस्ट है और ये PT 2021 का टेस्ट सीरीज नंबर 11 है। ठीक है, इसमें आपको पॉलिटी और गवर्नेंस के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में और पूरा जून का जो करंट अफेयर इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह एक सांविधिक निकाय है। सेकेंड है कि भारत का महान्यायवादी विधिज्ञ यानी विशेषज्ञ परिषद का पदेन अध्यक्ष मतलब पदेन सदस्य होता है। थर्ड है कि यह भारत में विधि शिक्षा के मानकों को निर्धारित करती है। तो देखो, जो ये बार काउंसिलिंग होती है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं, क्योंकि ये एक सांविधिक निकाय है। इसको बार काउंसिल एक्ट 1961 के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो ये महान्यायवादी होता है, इस परिषद का जो है पदेन सदस्य होता है। और थर्ड वाला ये शिक्षा जो विधि जो विधि शिक्षा के जो मानक होते हैं, जो लॉ वाली जो पढ़ाई होती है, ठीक है, उसी के ये मानक निर्धारित करते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें कहा है कि मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल ट्रायल जो होता है यानी VVPAT पर निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्रदर्शित होती है। तो फर्स्ट है कि उस उम्मीदवार का नाम जिसके पक्ष में मतदान किया गया है। ठीक है, सेकेंड है कि उम्मीदवार या दल का चिन्ह। थर्ड है कि मतदाता का नाम। तो देखो, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मतदाता का नाम उस पर नहीं होता है। उस पर आपको क्रम संख्या देखने को मिलती है। उम्मीदवार का जिस उम्मीदवार जो मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, उस उम्मीदवार को जिसको हम वोट देते हैं उसका नाम होता है। ठीक है, उसका चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि इसका अधिदेश समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EVS के हितों का निरीक्षण करता है। ठीक है, और सेकेंड है कि किसी भी शिकायत की जांच करते समय इसके पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं। तो देखो, सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ये पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके पास सारी सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, ये तो सही है। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की बारे में बात करता है, वो जो शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में बात करता है। और ये जो उन्हीं के लिए सारी जो ये जांच के लिए सिविल न्यायालय की उसके पास शक्तियां होती हैं। और इसे 2000 जो मतलब 2018 में संविधान संशोधन करके इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है 338B के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत हो गया, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आंकड़ा साझेदारी एवं अभिगम्यता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा उत्पन्न आंकड़ों तक खुली पहुंच पर अंकुश लगाना है। ठीक है, सेकेंड है कि यह सार्वजनिक के साथ साथ निजी संगठनों द्वारा सृजित सभी आंकड़ों पर लागू होता है। और थर्ड है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो ये गलत है। ये इसकी आपको नोडल एजेंसी नहीं देखने को मिलेगी। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो ये साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, ये मतलब इसका नोडल एजेंसी होता है। इसी के अंतर्गत जो NIC डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो निजी संगठन है इनको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें सार्वजनिक धन से जो सृजित किए गए सभी आंकड़े हैं इसको शामिल किया जाता है। और फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जो आंकड़े होते हैं ये विभिन्न संस्थाओं द्वारा उत्पन्न आंकड़ों को खुली पहुंच पर अंकुश लगाना नहीं 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 अंकुश लगाना नहीं होता है, उन्हें वहां तक सक्षम बनाना होता है, पहुंचने के लिए सक्षम बनाना होता है। ठीक है, उनकी निगरानी करना होता है। ठीक है, तो ये एक मंच प्रदान करता है।
तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं हमारे, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक चार्टर के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है कि इसमें संगठन का विजन और मिशन वक्तव्य सम्मिलित होता है। ठीक है, सेकेंड बी है कि यह कानूनी रूप से परिवर्तनीय है इसलिए न्यायालय योग्य है, मतलब न्याय योग्य है। और सी है कि यह नागरिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। डी है कि इसमें सेवा प्रदायगी के मानक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसमें जो सही नहीं की बात की जा रही है, तो देखो बी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, क्योंकि ये कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं होता है, तो ये गैर न्याय योग्य होता है। ठीक है, तो ये न्याय योग्य नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। और ये सारे हमारे तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। ठीक है, क्योंकि सेवा प्रदायगी के मानक भी इसमें होते हैं और नागरिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित होता है और संगठन का विजन और मिशन वक्तव्य इसमें शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान है। ठीक है, सेकेंड है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो जो इसमें बात की जा रही है सीवीसी के बारे में, तो देखो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इनके जो वेतन भत्ते होते हैं और सेवा शर्तें होती हैं वे संघ लोक सेवा अध्यक्ष के समान ही होती हैं और इनका जो वेतन होता है वो संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, और इसे तो बनाया कब गया था, तो सीवीसी एक्ट 1964 के अंतर्गत इसका जो है इसकी स्थापना की गई थी और ये संथानम कमेटी की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। ठीक है, सीवीसी आयोग को। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष है। तो ए ऑप्शन है गृह मंत्री, बी है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सी है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और डी है प्रधानमंत्री। तो इसमें अगर बात की जाए तो देखो जो केंद्रीय हिंदी समिति होती है इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य, निशाक्त जन, बालक, महिलाएं। ठीक है, तो देखो जो ये जो निःशुल्क विधिक सहायता जो है ये 39A के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 39A आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो अ, जो अ, जो औद्योगिक कर्मकार होते हैं या कोई बाढ़ आपदा में जो मतलब जो लोग प्रभावित होते हैं व्यक्ति, वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो जो कमज़ोर हैं जिनके पास कोई मतलब सहारा नहीं है उन्हें इस एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं आती हैं। तो फर्स्ट है कि अत्यधिक केंद्रीकरण और नीतियाँ एवं कार्य योजनाएं। ठीक है, सेकेंड है कि नागरिकों द्वारा नियमों के अनुपालन का निम्न स्तर। ठीक है, और थर्ड है कि निष्पादन मूल्यांकन पद्धति की अप्रभावी संरचना। तो देखो ये तीनों के तीनों हमको देखने हैं, क्योंकि अगर कोई मूल्यांकन प्रणाली में निष्पादन को अप्रभावी बनाया जाएगा तो ये मतलब प्रभावित करेगा गुड गवर्नेंस को। ठीक है, और नियमों का अनुपालन अगर अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा तो ये भी दिक्कत करेगा। और जैसे जो मतलब जो शक्तियाँ हैं या नीतियाँ हैं उसका केंद्रीकरण अगर हो जाएगा तब भी वो चीज़ें अच्छे से नहीं चल पाएंगी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं इस संबंध में। ठीक है, मतलब सही हैं क्योंकि ये गुड गवर्नेंस को प्रभावित करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमारे गलत हो गए स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किन पर सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाता है। तो फर्स्ट है कि एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता से संबंधित विषय पर। ठीक है, सेकेंड है कि नागरिकों के लिए किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण करते समय। ठीक है, और थर्ड है कि सिविल हैसियत से भारत सरकार के अधीन सेवारत
किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक विषयों पर, ठीक है। तो देखो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है कि अगर किसी सिविल सेवा से दूसरी मतलब सेवा में उसको पदोन्नत या अंतरण करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये मतलब परामर्श लेते हैं यूपीएससी से सरकार, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन जो सेकेंड में कहा गया है आरक्षण के लिए, तो ये ऐसा उसमें कोई प्रोविज़न शामिल नहीं है, ठीक है। इस संबंध में वो कोई मतलब जो यूपीएससी है इस संबंध में कोई भी परामर्श नहीं देता है। लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जो सिविल हैसियत से भारत सरकार के अधीन सेवारत किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक विषयों पर भी ये लोग मतलब परामर्श देते हैं, ठीक है। तो ये यूपीएससी ये दो काम करता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, एक और तीन सही हैं, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वार्षिक सर्वेक्षण शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट यानी एसर को प्रकाशित करता है। तो ए ऑप्शन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें से जो भी ये इंस्टीट्यूट दिए गए ये कोई भी नहीं इसको जारी करते हैं। ये जो एसर रिपोर्ट होती है ये वार्षिक रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जो प्रत्येक राज्य में ग्रामीण जिलों में बच्चों की जो स्कूली शिक्षा का स्तर इसमें देखा जाता है। और ये कराया जाता है एक एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ है प्रथम नाम का एनजीओ, ठीक है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य मतदान आरोपित करने के वास्तविक कारण होते हैं, ठीक है, मतलब प्रस्तावित कारण है, मतदान आरोपित करने के प्रस्तावित कारण है। तो ए ऑप्शन है हमारा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें बताना है कि कौन से मतलब इसके वास्तविक कारण मतलब प्रस्तावित कारण है, ठीक है, अनिवार्य मतदान के। तो इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि स्टेटमेंट इसमें मतदान का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार होता है जिसका प्रयोग करने या ना करने के संबंध में नागरिक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि इसका परिणाम उच्चतर स्तर की राजनीतिक वैधता होती है क्योंकि यह उच्चतर मतदान प्रतिशत पर आधारित होता है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि मतदाता को आकर्षित करने का कार्य कार्यदल को सौंपने से मतदाताओं की रुचि और राजनीति में उनकी सहभागिता बेहतर रूप से परिलक्षित होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो ये मतदान अनिवार्य मतदान को जो आरोपित करने के जो प्रस्तावित कारण होते हैं ये तीनों के तीनों हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ाया जा सकता है, बेहतर सहभागिता हो सकती है, और जो मतदान करने वाला है वो अपनी इच्छा से चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो वो नहीं कर सकता है, वो उसका स्वयं का निर्णय होगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सांविधिक निकाय है। सेकेंड है कि यह अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायत की जांच करता है। थर्ड है कि यह अनुसूचित जातियों के लिए संविधान और किसी अन्य विधि के अधीन संबंधित रक्षा उपायों से संबंधी सभी विषय का अन्वेषण और निगरानी करता है। तो इसमें अगर बात की जाए तो देखो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, क्योंकि जो SC/ST एक्ट है, जो मतलब ये जो आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये एक संवैधानिक निकाय है, इसे 338 के अंतर्गत बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, ना कि सांविधिक है, न ये मतलब किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसका आर्टिकल में प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। और सेकेंड और थर्ड तो हमारे सही हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति को उनके अधिकारों के रक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतें जो होती हैं उनके बारे में बात करता है, और ये रक्षा उपायों संबंधी सभी विषयों का अन्वेषण और उसकी निगरानी करता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन और भत्ते सेवा के अन्य निबंधन व शर्तों को निर्धारित करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति है, संसद है, केंद्रीय सरकार है और राज्यपाल है।
तो इसमें देखो सी ऑप्शन सही है, जो केंद्रीय सरकार होती उसी के द्वारा ये मतलब ये जो राज्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते और सेवाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में ये मतलब उनको निर्धारित करते हैं कि क्या क्या होगा इनका, ठीक है। और ये जो राज्य सूचना आयुक्त का गठन है, ये सूचना एक्ट जो 2005 का था, ठीक है, जो संसद द्वारा बनाया गया था, उसी में संशोधन किया गया है 2018 में। उसी के अंतर्गत वेतन निर्धारित करने का और इनकी जो काल होता है, जिनका समय होता है, कार्यकाल होता है, उसको भी निश्चित जो था उसको मतलब निश्चितता समाप्त कर दी है। सरकार जब तक चाहेगी तब तक वो रहेंगे, अन्यथा उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ईवीएम के उपयोग का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है। सेकेंड है कि ईवीएम आंकड़ों की एकीकृत भंडारण सर्वर के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाती है और ईवीएम मतदान केंद्रों पर अनाधिकृत नियंत्रण यानी बूथ कैप्चरिंग की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, ठीक है। तो देखो ऐसा तो ये कुछ भी नहीं करता है, ये मतलब ऐसा थोड़ी होता है, ये तो एक स्वचालित मशीन होती है, जो वहाँ के जो कंट्रोलर होते हैं, जो निर्वाचन कराने गए हुए अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो वो ऐसी संभावना कोई नहीं होती कि इसको नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जैसे बाहुबल के माध्यम से कोई दंगा कर दे वहाँ पे, वहाँ से मतलब ईवीएम को उठा के ले जाएं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं रोका जा सकता, ठीक है। और सर्वर की बात की जा रही, तो ये कोई भी सर्वर या नेटवर्क का उपयोग नहीं करती है, तो ये गलत है, ये एक स्वचालित मशीन है, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट लेकिन सही है, क्योंकि इसमें लोक प्रतिनिधित्व एक्ट जो 1951 का है उसी के अंतर्गत जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही है, केवल एक स्टेटमेंट सही है, दोनों के दोनों अदर गलत हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि सर्वोत्तम सेवा प्रदाय उत्कृष्टता मॉडल के निम्नलिखित में से कौन से घटक हैं। तो फर्स्ट है कि नागरिक चार्टर मतलब सिटीजन चार्टर का प्रभावी कार्यान्वयन और उत्तम लोक शिकायत निवारण पद्धति और सेवा प्रदाय तत्परता और परिणामों की उपलब्धि, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में जो बात की जा रही है कि कैसे मतलब जैसे जो ये हमारी सेवाएं होती हैं सिटीजन चार्टर की, उसको कैसे उत्तम बनाया जाए, ठीक है। तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो देखो इसमें अगर बात करें हम, तो इसके जो तीनों के तीनों ये मतलब होने चाहिए, तभी तो हमारी जो सेवाएं उत्तम हो पाएंगी, क्योंकि लोक शिकायत है उसका जल्दी से निवारण हो सके, ठीक है। और जो तत्परता हो उसमें सेवाओं में, और नागरिक पत्र जो है वो प्रभावी उसका मतलब अच्छे से कार्यान्वयन किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ठीक है। तो इसी से हम कर सकते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि संविधान के निम्नलिखित में से किन निकायों का उल्लेख किया गया है। तो फर्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद, सेकेंड है कि क्षेत्रीय परिषद, और थर्ड है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, और उत्तर पूर्वी परिषद। तो देखो जो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत बात करें तो ये अंतर्राज्यीय परिषद है, इसको आर्टिकल 263 के अंतर्गत रखा गया है, ये संवैधानिक है। और ये जो जीएसटी है इसका जो है संविधान संशोधन किया गया था 101वां, ठीक है, इसको आर्टिकल 269 ए में रखा गया है। तो ये दोनों सांविधिक निकाय हैं, लेकिन ये क्षेत्रीय परिषद और जो ये उत्तर पूर्वी परिषद हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये एक जैसे बात करें जैसे कि ये एक एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं, राज्य पुनर्गठन एक्ट जो बना था 1961 का, ठीक है, उसी के अंतर्गत इनका जो निर्माण किया गया था। तो ये गलत है स्टेटमेंट, मतलब दोनों गलत हैं, और फर्स्ट एंड थर्ड सही है इसका, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन की स्थिति का आकलन करने के लिए व्यापक ढांचा है। सेकेंड है कि यह राज्य स्तर पर साधारणीय विकास लक्ष्यों की प्रगति पर दृष्टि रखने में योगदान करता है, और यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये गलत है, ये नीति आयोग द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है, ये आपको प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा, ठीक है, और इसके साथ मिलकर सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो है हैदराबाद में, उसके साथ मिलकर ये मतलब डेटा
प्रस्तुत किया जाता है। और फर्स्ट एंड सेकेंड तो सही है, क्योंकि सभी राज्यों के प्रशासन को आकलन करता है और ये जो SDG इंडेक्स है, ठीक है, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करता है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत हो गया। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि अनिवार्य लाइसेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पेटेंट प्राप्तकर्ता की अनुमति की आवश्यकता के बिना पेटेंट कराए गए किसी विशिष्ट उत्पाद का निर्माण, उपयोग या विक्रय करने या पेटेंट कराई गई विशिष्ट प्रक्रिया का उपयोग करने का प्राधिकार है, ठीक है। और इसका जो ट्रिप्स समझौता और भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में उल्लेख है, ठीक है। तो जो ये अनिवार्य लाइसेंसिंग की बात की जा रही है, तो ये अभी कोविड-19 के समय बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, क्योंकि वो जो ड्रग थी उसके बारे में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आ भी सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये पेटेंट के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए पेटेंट कराए गए किसी विनिर्दिष्ट विशिष्ट उत्पाद का निर्माण और उपयोग, विक्रय व पेटेंट कराई गई विशिष्ट प्रक्रिया का उपयोग का प्राधिकार है, ठीक है। इसके पास मतलब अधिकार है। और ये ट्रिप्स समझौता जो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में इसका उल्लेख भी किया गया है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं इसमें, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जो ये सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य भारत सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के माध्यम से धन के प्रवाह की निगरानी करना है। और सेकेंड है कि यह वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक का प्रशासित किया जाता है। मतलब जो वित्त मंत्रालय के जो कैग होते हैं, मतलब अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, अटॉर्नी जनरल नहीं, इसको कहते हैं लेखा महानिदेशक मतलब सॉलिसिटर जनरल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये प्रशासित करता है इसको। तो ये देखो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से इसको जो है संचालित मतलब प्रशासित किया जाता है, संचालित किया जाता है। लेकिन जो ये फर्स्ट में कहा गया है कि ये भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के मध्य धन के प्रवाह की निगरानी करता है, तो ये वाला तो भाई गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें जो होता है ये सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है, ताकि ये मतलब जवाबदेही दे सकें। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इसका गलत है। नेक्स्ट है 21। इसमें कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक पद धारण करता है। और सेकेंड है कि वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। तो ये तो दोनों अभी हमने डिस्कस ही किया, क्योंकि CVC का जो संशोधन किया गया है 2019 में जो एक्ट आया है, ठीक है, तो इसमें संशोधन हुआ है। तो इसमें भी देखने को मिला था कि सूचना का अधिकार एक्ट में मतलब सूचना आयुक्त के पद में भी ये प्रक्रिया अपनाई गई है। तो इसमें एक मतलब पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता, और जब तक सरकार चाहेगी तब तक ये पद पर बने तभी तक ये पद पर रह सकता है, वरना इसे हटा दिया जाएगा। मतलब यही है कि सरकार के फेवर में आप काम करोगे तब तक रहोगे, अन्यथा आपको हटा दिया जाएगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसमें ये जो इसका जो इसकी नियुक्ति की जाती है, ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एक समिति की सलाह पर। समिति में कौन कौन से होता है, तो PM होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा का विपक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और PM द्वारा एक मंत्री को भी इसमें नियुक्त किया जाता है इस समिति में, ठीक है। तो ये 3 सदस्यीय समिति देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां भारत में पुलिस सुधार से संबंधित हैं। तो रिवोर समिति, ठीक है, रिवोरो समिति। सेकेंड है नरेश चंद्रा समिति और पद्मनाभैया समिति और मालीमथ समिति, ठीक है। तो पुलिस सुधार से बताना है कौन कौन सी संबंधित है। तो रिवोरो समिति भी पुलिस सुधार से है, पद्मनाभैया समिति है और मालीमथ समिति है, ठीक है। लेकिन नरेश चंद्रा समिति ये डिफेंस के संसाधनों से संबंधित है, ठीक है, ना कि पुलिस सुधार से। तो हमारा 1 3 4 तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 23। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विभाग और संलग्न कार्यालय हैं और मंत्रालय हैं। तो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशक, और भूमि संसाधन विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
तो ये गलत है, क्योंकि ये किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये गलत है। और जो ये विदेशी व्यापार महानिदेशक होता है, ये वाणिज्य एवं व्यापार विभाग के अंतर्गत आता है, ना कि विदेश मंत्रालय के, तो ये भी गलत है। लेकिन राजभाषा विभाग ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 24, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए निर्वाचन में जाति आधारित आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से वो हैं, तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हमारा विधान परिषद, सेकेंड है ग्राम पंचायत, राज्यसभा और नगर पालिकाएं। तो देखो, नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायत में ये जाति आधारित आरक्षण आपको SC ST और जो महिलाओं को भी इसमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये विधान परिषद और विधानसभा में आरक्षण का प्रोविज़न नहीं है, लोकसभा में भी दिया गया है। ठीक है, लोकसभा में आपको SC ST के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो हमारा 2 और 4 सही हो जाएगा इसमें, और 1 और 3 गलत है इसमें। नेक्स्ट है हमारा 25 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सुर्खियों में रहे व्यापार समझौते और उससे संबंधित क्षेत्र। तो आसियान की बात करें, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा की बात की जा रही है। तो ये सार्क देश और मार्कोसुर अफ्रीका। तो देखो, जो आसियान है ये तो 10 कंट्री हैं आसियान की। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई समझौते हैं, और ये जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी साफ्टा, तो ये सार्क देशों के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे सुमेलित हैं। लेकिन ये मार्कोसुर समझौता ये अफ्रीका में नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो ये आपको देखने को मिलते हैं, जो वहाँ का जो ये कॉमन मार्केट होता है, ठीक है, सदर्न कॉमन मार्केट। ठीक है, तो ये मतलब एक फ्री मार्केट है जो दक्षिण अमेरिकी व्यापार ब्लॉक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 26 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी सुधारों के संदर्भ में निर्वाचनों में नकारात्मक मतदान करने का नागरिकों का संवैधानिक अधिकार निम्नलिखित में से किस वाद में बरकरार रखा गया है। तो नकारात्मक मतदान के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि चौकीदारवाद 2004, लिली थॉमस 2013, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वाद 2004 और भारतीय जीवन बीमा निगम वाद 1995। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, जो ये पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वाद 2004 का था। ठीक है, इसी में इसका प्रोविज़न किया गया था और इसी के अंतर्गत तो नोटा लाया गया है। ठीक है, जो नोटा लाया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 27, इसमें कहा गया है कि 27 इसमें CBI के लिए सामान्य सहमति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह CBI को संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने वाले लोक सेवकों को विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड है कि गृह मंत्रालय सहमति देने हेतु नोडल प्राधिकरण है। ठीक है, तो अगर इसमें बात की जाए तो देखो, ये हमारा जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि ये नोडल प्राधिकारी नहीं होता है। ये इसमें आपको दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट जो 1946 का था, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये मतलब ये नोडल एजेंसी, उसी के अंतर्गत इसको सहमति मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये CBI से संबंधित राज्य के केंद्र सरकार नियंत्रण में आने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए दिया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें कहा गया है कि लोक उद्यम चयन बोर्ड के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो फर्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शीर्ष स्तर पर नियुक्ति पर सरकार का परामर्श देना। ठीक है, सेकेंड है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता को सूचीबद्ध करने पर सरकार को परामर्श देना। और थर्ड है कि एक डेटा बैंक का निर्माण करना जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और उनके जो अधिकारियों के निष्पादन से संबंधित डेटा होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बताना है।
तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि ये बैंक बोर्ड ब्यूरो होता है, वो ये जो पीएसयूज होते हैं या बैंक होते हैं तो इनकी नियुक्ति के बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो ये गलत है। और सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं यानी पीएसयू हैं उसमें प्रबंधकीय कार्यों के लिए एक सिविल मतलब आचार संहिता होना चाहिए, ठीक है। और एक डेटा बैंक भी मतलब निर्माण किया जाना चाहिए, जो वहाँ के अधिकारी पीएसयू के हैं उनका भी देखा जा सके, उनको भी नियमित किया जा सके, ठीक है, रेगुलेट किया जा सके। तो हमारा सेकेंड बी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 29, इसमें कहा गया है कि भारत के विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे प्रत्येक 5 वर्ष पर पुनर्गठित किया जाता है, और सेकेंड है कि आयोग की अनुशंसाएं सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं, ठीक है। तो ये गलत है। ये विधि आयोग की स्थापना जो ये एक ना तो संवैधानिक है और ना जो स्टेचुअरी बॉडी है, ठीक है। तो ये कोई भी इसका प्रोविज़न नहीं है, और इसकी जो सलाह होती है ये मतलब सलाहकारी होती है, ना कि बाध्यकारी। तो ये आयोग की अनुशंसाएं जो सरकार के लिए सलाहकारी होती हैं, वो चाहे तो मान सकता है, नहीं चाहे तो नहीं मान सकता है। और इसका जो है सेकेंड फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका जो गठन किया जाता है प्रत्येक 3 वर्ष के बाद किया जाता है, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें कहा गया कि लोकपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि लोकपाल अध्यक्ष का वेतन भत्ते सेवा की अन्य शर्तें वही होती हैं जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की होती हैं। और सेकेंड है कि लोकपाल का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो लोकपाल का जो सेवा शर्तें होती हैं और वेतन भत्ते होते हैं वो मुख्य न्यायमूर्ति जो होता है, ठीक है, उसी के संबंध में ये मतलब होती हैं। और ये जो लोकपाल एक्ट आया था 2013 के अंतर्गत जो है अभी लोकपाल आयोग का गठन किया गया है, ठीक है, तो उसी के संबंध में है। और ये सेकेंड वाला भी सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 31 क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में चीन ने शक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार का दावा किया है। वह इसके विवादित क्षेत्र में होने का दावा करता है। यह वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो कहाँ पर मतलब ये स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश ये ऑप्शन, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश और डी है नेपाल। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है। जो भूटान है वहाँ पे ये भूटान से और ये अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, भूटान के अंदर, उसी पे इसने चीन ने दावा किया है। तो चीन जो है ऐसी हरकतें करता रहता है, कहीं इंडिया में दावा करता है, कहीं साउथ चाइना सी में करता है, ठीक है, और कभी कभी जो है कहीं कहीं किसी देश के अंदर। और इवन ये अगर देखने को मिलेगी इसकी लोकेशन, तो भूटान के बहुत अंदर है ये इसकी लोकेशन, तब भी ये दावा कर रहा है कि ये मेरा पार्ट है, ठीक है। चलो कोई नहीं, खैर चाइना तो इंटरटेनमेंटिंग है, ठीक है, वो तो चलता ही रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा गया कि हाल ही में जारी की गई भारत में बाघों की स्थिति यानी स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह विश्व के 70% मतलब विश्व के 70% बाघ भारत में है, ठीक है। और सेकेंड है कि भारत की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है। और थर्ड है कि विश्व में भारत की सबसे बड़ी संस्पर्शी आबादी सुंदरवन में पाई जाती है। तो ये गलत है, ये सुंदरवन में नहीं, ये पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगी। पश्चिमी घाट में जो नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड और मधुमलाई और सत्यमंगलम ये अभ्यारण्य है, यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ मतलब इनकी संख्या लगभग 724 के करीब देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो सेकेंड स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघों की जो ये रिपोर्ट आई है अभी नहीं, तो लेटेस्ट इसमें 526 बाघ जो है ये एमपी में देखने को मिलेंगे, लेकिन कर्नाटक में 524 हैं। तो ये सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि विश्व के 70% बाघ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिविटी की बात है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 33। इसमें कहा गया कि लोकपाल संस्था के निर्माण की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ए ऑप्शन है हमारा कि योजना आयोग, सेकेंड है प्रशासनिक सुधार आयोग, चतुर्थ विधि आयोग और तृतीय वित्त आयोग। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है। जो ये प्रथम
प्रशासनिक आयोग था जो 1967 से 70 के बीच इसका जो गठन किया गया और इसकी रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसी ने इसकी अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है 34, इसमें कहा गया स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य राज्यों, राज्य संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी पक्षों से जुड़े विवादों के समाधान सेवाएं प्रदान करना, और सेकेंड है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर सम्मेलन यानी कि 1899 द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये इसमें अगर बात की जाए तो ये जो समाधान पक्ष है, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, राज्य संस्थान हो या राज्यों के कोई अन्य उद्देश्य हों, ठीक है, विवाद कोई निजी संबंधों से जुड़े हों, तो उन पे ये मतलब मध्यस्थता करता है, मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इसके शांतिपूर्ण समाधान सम्मेलन में 1899 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट है, भारत भी इसका सदस्य देश है और इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में देखने को मिलता है, ठीक है, हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इसे ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी ओपीएचआई और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है। सेकेंड है कि यह सूक्ष्म बहुआयामी गरीबी का एक मापक है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देश सम्मिलित होते हैं। थर्ड है कि एमपीआई का मान जितना अधिक होता गरीबी व्यापकता उतनी ही कम होती। तो ये गलत है, ये जितना मान अधिक होता मतलब जितना मान अधिक होता है उतनी ही ज़्यादा गरीबी होती है और इसको 0 से 1 के बीच कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये गलत है और सेकेंड वाला भी गलत है क्योंकि इसमें विकासशील देश शामिल है ना कि विकसित देश। तो ये भी गलत हो गया फर्स्ट वाला, लेकिन सही है क्योंकि इसमें इसे ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल और यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ई शासन पहल के बारे में और उद्देश्य के बारे में बताना है कि मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें देखो ई प्रमाण पत्र तो ये सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की बात करता है। मेघराज की बात करें तो पृथ्वी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा, और ई क्रांति यानी राष्ट्रीय ई प्रमाणीकरण सेवा, ठीक है। तो देखो मेघराज जो है ये पृथ्वी पृथक क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सेवा है, तो ये तो सुमेलित है। लेकिन ई प्रमाणन की बात करें तो ये राष्ट्रीय ई प्रमाण सेवा प्रमाणीकरण सेवा है, ठीक है। और ई क्रांति की बात करें तो ये सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी जो की जाती है, ठीक है, उसको ई क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी गलत हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट केवल मिला सुमेलित है इसका, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 37। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि निर्वाचन पूर्व सर्वेक्षण यानी ओपिनियन पोल मतदाताओं की मतदान संबंधी मंशा जानने के लिए मतदान से पूर्व किया गया, जबकि निर्गत मत सर्वेक्षण यानी एग्जिट पोल निर्वाचनों के पश्चात यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि मतदानों के वास्तव में किसे मतदाताओं ने वास्तव में किसे मत दिया है, ठीक है। सेकेंड है कि निर्वाचन पूर्व सर्वेक्षण ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नहीं किए जा सकते जहां मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है, जबकि निर्गत सर्वेक्षण यानी एग्जिट पोल का प्रसारण मतदान के अंतिम चरण के संपन्न होने के पश्चात ही किया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये तो उसका मतलब अपोजिट करके लिख दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ये हमारे सही हैं, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। एग्जिट पोल मतलब जो पहले किया जाता है, ठीक है, मतलब ओपिनियन पोल जो मतलब चुनाव होने से पहले किया जाता है, ठीक है। और एग्जिट पोल की उसका अंतिम चरण खत्म हो जाता है चुनाव का, उसके बाद जो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 38। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि दोहरी नियंत्रण संरचना में पुलिस बल पर नियंत्रण पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट दोनों में निहित होता है। सेकेंड है कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस बल पर नियंत्रण पूर्णतः जिला मजिस्ट्रेट में निहित होता है। और थर्ड है कि दोहरी नियंत्रण संरचना शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर बल देती है, जबकि कमिश्नरी प्रणाली जवाबदेही पर बल देती है, ठीक है।
तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, फर्स्ट भी सही है, क्योंकि इसमें जो पुलिस बल का नियंत्रण पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट दोनों में निहित होता है, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस बल का नियंत्रण पूर्णतः जिला मजिस्ट्रेट में होता है, तो नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो ऐसा बोल दिया तो सेकेंड ऑब्वियसली गलत ही हो जाएगा। ये एक मतलब आयुक्त होता है उसमें, मतलब पुलिस आयुक्त जो डीजीपी रैंक का होता है उसमें ये नियुक्त होता है, ठीक है। तो एक और तीन इसका स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है, सेकेंड गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहा गया कि राजभाषा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है, और सेकेंड है कि यह आयोग राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर प्रतिबंधों के संबंध में अनुशंसा कर सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति अनुशंसा कर सकता है अंग्रेजी भाषा के उपयोग के प्रतिबंधों के संबंध में, ठीक है। लेकिन जो इसकी बात करें तो ये कहा गया सांविधिक निकाय है, तो ये गलत है, ये सांविधिक निकाय नहीं है। इसमें आपको जो देखने को मिलेगा तो इसका एक्ट मतलब एक आर्टिकल दिया हुआ गया गया है, उसी के अंतर्गत इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ना कि संवैधानिक। तो इसका आर्टिकल है 344, ठीक है, उसी के अंतर्गत इसका प्रोविजन किया जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया, फर्स्ट हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के समतुल्य हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना निर्वाचन अधिकारी का स्थानापन्न, ठीक है। सेकेंड है कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचित सभी कार्य के साथ अधिकारियों की यात्रा का जो संयोजन, और थर्ड है कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेना। तो इसमें देखो ये स्वतंत्रता दिवस में भाग लेना और मुख्य जो प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य के साथ आधिकारिक यात्रा का संयोजन, तो इसके लिए आचार संहिता में छूट दी जाती है। तो ये तो हमारे सही स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के संबंध में। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये वाला आपको देखने को मिलेगा, तो ये तो मतलब उल्लंघन करता है स्थानांतरण के लिए, ये उसकी स्वीकृति के बिना आयोग की स्वीकृति के बिना ये स्थानांतरण नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित मामलों में से राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटाने का आदेश देने से पूर्व जांच के लिए उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करना अनिवार्य है। तो फर्स्ट है कि यदि वह अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में संलग्न है, ठीक है। सेकेंड है कि यदि वह मानसिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है, और यदि वह कदाचार का दोषी है, ठीक है। तो देखो इसमें जो कदाचार का दोषी को शामिल किया गया, ये दोनों प्रोविजन इसके संबंध में जारी मतलब शामिल नहीं है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट केवल इसमें सही है और दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है हमारा 42। इसमें कहा गया है कि सचिवालय के पद पर अखिल भारतीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने और पद मुक्त करने की चक्रानुक्रम पद्धति जानी जाती है। तो इसमें कौन सी ये मतलब इसमें शामिल है, ठीक है। तो जो ये सचिवालय में होते हैं इनकी बात की जा रही है, कौन सी मतलब प्रणाली को ये लोग जारी करते हैं। तो इसको देखो ये कार्य प्रणाली के रूप में इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा 43। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि यह जमैका में स्थित अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। सेकेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में खनिजों से संबंधित सभी गतिविधियों को व्यवस्थित, विनियमित और नियंत्रित करने के लिए अधिदेशित है, और थर्ड है इसे भारत में बहुधात्विक पिंडों के लिए हिंद महासागर में एक क्षेत्र का अन्वेषण करने की अनुमति प्रदान की है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण जो है ये मतलब समुद्र में उत्खनन करने के लिए इन चीज़ों को मतलब अनुमति देता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 44। इसमें कहा गया है कि शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
तो फर्स्ट है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकारों का चयन किया जाता है, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाता है, उनकी निगरानी की जाती है और उन्हें प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है। सेकेंड है कि बी ऑप्शन, यह संस्थानों के प्रति नागरिकों और देश का सम्मान है जो उनके मध्य आर्थिक और सामाजिक अंतरक्रिया को संचालित करता है। और थर्ड है कि सी, या संसाधनों का कुशलता पूर्वक प्रबंधन करने तथा ठोस नीतियों और विनियमों को तैयार और कार्यान्वित और परिवर्तित करने की सरकारों की क्षमता है। और उपयुक्त में से सही, तो ये डी ऑप्शन सही है। सारे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि शासन का काम ही होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकार का चयन किया जाए उसके जवाबदेह ठहरा जाए, उसकी निगरानी की जाए। ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रतिस्थापित भी किया जा सके। सेकंड भी सही स्टेटमेंट है और थर्ड भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि काम ही होता है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना, ठोस नीतियाँ और विनियमों को, मतलब जो नियम होते हैं विनियमों को तैयार करना, कार्यान्वित करना और उन्हें परिवर्तित करना। ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं, तो हमारा सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 45। इसमें कहा गया है कि भारत में मातृ मृत्यु दर MMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह भारत में MMR प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से अधिक है। और सेकेंड है कि भारत में सर्वाधिक MMR हरियाणा में है। तो ये गलत है। सर्वाधिक MMR आपको असम में देखने को मिलेगा, उसके बाद यूपी में देखने को मिलेगा। ठीक है। असम और यूपी, असम में कितनी है, तो ये असम में देखने को मिलेगी 215। ठीक है। और यूपी में जो ये देखने को मिलेगी तो ये 173 के करीब है। ठीक है। असम में ये आपको 215 देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा है, और यूपी में 197 है। ठीक है। 197 देखने को मिलेगी, सेकेंड पोजीशन है। तो ये गलत हो गया। और फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट दिया है कि MMR प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से अधिक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो 2018 वाली। ठीक है। 16 से 18 वाले के बीच। ठीक है। उसमें अगर ये मतलब देखने को मिला है कि जो MMR दर है ये घटकर आ गई है 113, जो इससे पहले वाली रिपोर्ट में 122 थी और उससे पहले वाली में 130 थी। ठीक है। तो ये हमारी घट गई है और 100 से अधिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे लिए अच्छी है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 46। इसमें कहा गया है कि मतदान करने के लिए निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को स्वीकार किया जाता है। तो ए ऑप्शन है मतलब पहला स्टेटमेंट है पैन कार्ड, सेकेंड है ड्राइवरी लाइसेंस, और थर्ड है कि फ़ोटो युक्त पासबुक, और फोर्थ है फ़ोटो युक्त मतदाता पर्ची। तो देखो ये मतदाता पर्ची को इसमें नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है। इसमें पैन कार्ड हो आपके पास, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या कोई राज्य सरकार का पहचान पत्र हो जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, बैंक पासबुक हो, रोजगार जो नरेगा वाला जॉब कार्ड हो, तो इन सब से जो है ये पहचान डिक्लेयर हो जाती है। ठीक है। तो 1 2 3 हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कहा गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मतों को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। सेकेंड है कि पूर्ण बहुमत सुनिश्चित करने वाले निर्वाचक मतों का भाग यानी कोटा वैध मतों की कुल संख्या को 2 से विभाजित करके यानी आधे से वैध मतों से निर्धारित किया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें जो आपको जो वैध मत होते हैं उसमें एक जोड़कर, मतलब उसको 2 से डिवाइड करके उसमें एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब 50% +1 होना चाहिए। ठीक है, जीतने के लिए। तो ये गलत हो गया। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है, तो इसमें जो प्रथम वरीयता प्राप्त होते हैं, जो जिसके कम न्यूनतम मत होते हैं, ठीक है, उनको निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन जो द्वितीय वरीयता प्राप्त होते हैं वो मतलब उनको हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, दोनों के दोनों गलत हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है 48। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज किस संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ए ऑप्शन है कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियां संपन्न करने में सहायता
करने के लिए सरकारी पहल से है, ठीक है। सेकंड है कि ये सामाजिक और सामाजिक उद्देश्यों वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को निधियां जुटाने की अनुमति देने वाले विनियमित वित्त पोषण मंच से है, ठीक है। सी है कि 1980 के दशक से लेकर वर्ष 2010 के दशक के आरंभ के दौरान जन्मे लोगों के मध्य द्वितीय बाजार निवेश जागरूकता उत्पन्न करने की सरकारी पहल से। और डी है कि विनियमित वित्त पोषण मंच से, जिसमें केवल सोशल मीडिया संबंधित कंपनियां सूचीबद्ध हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इसका 20 पे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सामाजिक उद्देश्य वाली सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को निधियां जुटाने की अनुमति देने वाले विनियमित वित्त पोषण मंच से होता है। इसी को बोलते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 49। इसमें कहा गया है कि बाह्य आंतरिक संधि 1967 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह देशों को उनकी आंतरिक वस्तुओं के कारण हुई क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराता है, ठीक है। सेकेंड है कि इसका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र की समिति द्वारा किया जाता है। और थर्ड है कि भारत इसका हस्ताक्षर करता है। उसने इस संधि की अभिपुष्टि भी की है, मतलब हस्तांतरित भी किया है, अभिपुष्टि भी की है। तो देखो तीनों स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि जो ये बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 की है, ये आंतरिक वस्तुओं के कारण हुई क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराता है। और जो प्रशासन संयुक्त राष्ट्र की समिति द्वारा किया जाता है, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं और अभिपुष्टि भी की है, मतलब एक्ट भी बनाया है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया इसका। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह योजना सरकारी कामकाज में दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यालय के आधुनिकीकरण पर बल देती है, ठीक है। सेकेंड है कि इस योजना के अंतर्गत केवल भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों के कार्यालय, संलग्न कार्यालय और दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित सांविधिक निकाय आते हैं। और थर्ड है कि इसका कार्यान्वयन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो जो इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये तीनों के तीनों आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम ही होता है कि सर जो ये सरकारी कार्यालय के आधुनिकीकरण की जो योजना है, इसमें सभी कामकाज के दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने का उद्देश्य है, ठीक है। और कार्यालय को आधुनिक बनाना है, और इसमें जितने भी संलग्न हैं भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग जो भी हैं इसमें शामिल हैं, ठीक है। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो सांविधिक निकाय स्थित हैं उन सभी को शामिल किया गया है। और इसमें कार्यान्वयन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो प्रशासनिक सुधार और लोक विभाग द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर लगता है आपको कि ज़रा सा भी आपको फ़ायदा हो रहा है इससे, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसको हम लोग हिंदी को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। वरना मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मैं नहीं, 2 4 5 टेस्ट सीरीज और मैं सॉल्व करूँगा। अगर आप लोग इसको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे या इसको ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, तो फिर मैं इसे बंद कर दूँगा और इंग्लिश में स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की चॉइस है, आप लोग क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब और बंद करना है तो बता दीजिए स्पेशली, क्योंकि आप लोग देखते नहीं। देखो पिछला टेस्ट हमने डाला, 2 दिन हो गए, उस पर जो 100 व्यूवर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये आप लोगों का डिसीजन है, जो भी है देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।